अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग, वेलकम टू सुबह की सोच। आप सबको खुश आमदीद कहते हैं। आज है मंडे और मंडे आपका अच्छे से गुजर रहा होगा क्योंकि आज से तो सारी रूटीन शुरू हो गई है, स्कूल्स की भी, कॉलेजेस की। बिल्कुल। आज मेरे घर में खुद सब बच्चे तैयार हुए और वही पुराना माहौल दोबारा से शुरू हो गया। बिल्कुल, मैं हूं उससे लियाकत, मेरे साथ है गजल अशरफ। मंडे है और आज मेरा ख्याल है आज मेरा ख्याल है कि गजल आज पहला वर्किंग डे है क्योंकि हमने भी 2 प्रोग्राम तो जरूर किए थे लेकिन वो एनर्जी नहीं थी, वो थ्रिल नहीं थी, ना हम में ना हमारी टीम में, क्योंकि सारे ही ईद की बज़ में चल रहे थे। एग्जैक्टली। सो आज से मेरा ख्याल है कि अब होपलेस हो चुके हैं और पूरा पाकिस्तान हमारी तरह से अब आपको काम करना पड़ेगा। काम के अलावा कोई चारा नहीं है और काम आप जब तक नहीं करेंगे तो गुजारा नहीं है जिंदगी में। सो आगे बढ़ते हुए आपको आज की सोशल स्टोरीज के हवाले से बताते हैं। देखिए, इससे पहले अमेरिकन पाबंदियों के हवाले से आपको पता है, यूएई की पाबंदियों के हवाले से आपको पता है, आई एम टॉकिंग अबाउट कि किस तरह से पाकिस्तानियों को पाकिस्तान में महसूर किया जा रहा है कि आप किसी और मुल्क में ना चले जाएं। ये हाल भी खुद ही किया है पाकिस्तान। एग्जैक्टली, ये हमने खुद ही किया। अब हमारे पास खबर ये है कि इस वक्त पाकिस्तान की अगर बात की जाए तो सऊदीया में भी पाकिस्तानियों के दाखिले को आर्जी तौर पर बंद किया गया है। अगर इसकी तफसीलात में जाया जाए तो सऊदी अरब ने हज सीजन से केवल पाकिस्तान समेत भारत, बांग्लादेश और 14 ममालिक के ऊपर सफरी पाबंदियां आयद की हैं। ये पाबंदी उम्रा, कारोबारी और खानदानी वीज़ों पर भी लागू होगी और तवक्को की जा रही है कि जून के वस्त तक ये पाबंदी ख़त्म कर दी जाएगी। इस इकदाम का मकसद बगैर इजाज़त के हज में शिरकत करने वाले जो अफराद हैं उनको रोकना है। फिर बगैर इजाज़त के वहाँ पर बहुत सारे लोग कारोबारी सरगर्मियों में इन्वॉल्व होते हैं जिससे सऊदीया का माहौल ख़राब होता है, उसको रोकने के लिए इकदाम किया गया। और सऊदी वजारत खारजा का कहना है कि इस फैसले का मकसद सफ़र के निज़ाम को बेहतर बनाना और ज़ायरीन की हिफाजत को यकीनी बनाना है। लेकिन साथ ही उन्होंने छोटा सा ये भी लिख दिया कि बहुत जल्द हज के बाद, यानी कि जब हज होगा उसके बाद से ये पाबंदियाँ हटा दी जाएंगी। लेकिन अभी ये पाबंदियाँ जो हैं इनका इतलाक उम्रा ज़ायरीन के लिए भी होता है। जाहिर है वो फिर इससे तमाम लोग इफेक्ट होंगे जो हज से पहले जाना चाहते थे उम्रा पर ख़ानदान के साथ, या फिर जिस तरह से भी उनकी प्लानिंग्स थी वो सब जो है वो एक आप ये कहें कि तबाह हो गई। और बहुत ही शॉकिंग मूव है बाय सऊदी अरेबिया, जिसने आपके मतलब देखे हैज रेज्ड आईब्रोज ऐसे करके ना कि क्या हो गया। लेकिन खैर, अब आपको पता है कि इस तरह की जो पाबंदियां लगती हैं वो, जैसे हमने स्टार्ट में ये बात जिक्र की थी कि अपनी ही करतूतों की वजह से लगती हैं। और ये इक़दाम इसलिए भी उठाया गया ताकि गैर कानूनी जो तरीके हैं उनसे अवॉइड किया जा सके। मुल्क की बदनामी भी होती है और जिस तरह से वहाँ के लोग जो है वो मुतासर होते हैं। भीख आपको पता है कि कितना ज़्यादा ये, बल्कि आपको पता है कि अब तो कुआलालंपुर से भी पाकिस्तानियों को जो है वो भेजा जा रहा है। तो बहुत से ऐसे ममालिक हैं जहाँ से पाकिस्तानियों को पाकिस्तान वापस किया जा रहा है, मुल्क बदर किया जा रहा है और उनके मुल्कों से, क्योंकि हालात कुछ ऐसे हो गए हैं इस वजह से। खैर, आगे बढ़ते हैं और आगे बढ़कर आपको स्टोरी आपसे शेयर करते हैं। बहुत ही अफसोसनाक वाक़या है और ये वाक़या तब हुआ जब आपको पता है कि एक ऊंट ने अपने मालिक का जो है वो सर काट दिया। ऊंट भी मालिकान के सर काटना शुरू हो गए। उसकी वजह क्या है? मतलब ऊंट तो वैसे काफी शरीफ समझा जाता है। शरीफ नहीं, और ऐसे बहुत से जानवर होते हैं जो शरीफ होते हैं, लेकिन जब उनको गर्मी लगती है या फिर उनको भूख लगती है या फिर आप उनको आराम का मौका नहीं देते या फिर उनको वैसी फैसिलिटीज प्रोवाइड नहीं करते जिस तरह से देनी चाहिए, तो वो बहुत ज्यादा जो है ना वो आप ये कह लें कि खतरनाक साबित हो सकते हैं। बिल्कुल ऐसे बहुत ही हॉरिफाइंग इंसिडेंट है। उनके हवाले से तो ये भी कहा जाता है ना कि बड़ा इस तरह का जानवर है जो कि हर चीज अपने दिल में रखता है कि ना परवर है और बाद में जाके वो एक्सप्रेस करते हैं। और वैसे जो आपने भूख की बात की तो रमजान में इसी वजह से सबको रोजा भी लगता है कि वो भूख की शिद्दत को बर्दाश्त कोई नहीं कर पाता। टाइम देते हैं फिर लोग, है ना, ऐसा ही है। तो ऊंट ने भी अपने मालिक का सर काट दिया और बहुत ही अफसोसनाक खबर है। वैसे एक्सपेक्ट नहीं किया जा सकता, जैसे कि हसनैन कह रहे हैं कि ऊंट जिस तरह का जानवर है, लेकिन एक हॉरिफाइंग इंसिडेंट था जिस तरह से देखा गया कि उसने अपने मालिक का सर काट दिया और काटा भी इसीलिए और उनको इसलिए शहीद किया क्योंकि उसको भूख लगी थी, प्यास लगी थी, गर्मी थी, जिस वजह से उसको प्रॉपर वैसे फैसिलिटेट नहीं किया जा रहा था जैसे किया जाना चाहिए। और इस वाक़े के बाद हमें ये सबक मिलता है कि जब आप किसी को तंग करते हैं ना तो वो खतरनाक हो जाता है। बिल्कुल ऐसे ये वाक़या हमें याद दिलाता है कि जानवर भी जानदार हैं, इनके जज्बात होते हैं, इनके एहसासात होते हैं और उनकी बर्दाश्त की भी एक हद होती है। अगर आप उनका ख्याल नहीं रखेंगे, उनकी देखभाल नहीं करेंगे तो वो आपके लिए भी खतरा बन सकते हैं। शदीद गर्मी जैसे हालात, अगर इनकी मुनासिब देखभाल आप उन हालात में नहीं करेंगे, उनके खाने पीने का सामा नहीं करेंगे, इसके अलावा अगर वो बीमार पड़ जाते हैं तो उनके जो है वो सेहत की बहाली के लिए अगर आप इकदाम नहीं करेंगे तो डेफिनेटली आपके लिए बहुत सारे हालात ख़राब हो सकते हैं। और ऐसे हालात से बचने के लिए ज़रूरी है कि हम जानवरों के लिए भी सारा
जो साजो सामान है उसको तरतीब दे और उनकी जो सेहत है उसका भी ख्याल रखें। ऐसा ही है, बिल्कुल आपने ठीक कहा। तो ये इंसिडेंट है। अब आपने जितने भी जानवर आपके घरों में मौजूद हैं जिनको आप पाल रहे हैं उनको उनका साया प्रॉपरली प्रोवाइड करें, उनका खाना प्रॉपरली प्रोवाइड करें, पानी दें, उनके साथ बदतमीजी ना करें, वरना इसी तरह से कुछ आपके साथ भी इंसिडेंट हो सकता है। बताने का मकसद ये। आगे बढ़ते हैं और एक बुजुर्ग शहरी की आपको स्टोरी बताते हैं। वो ये है कि उन्होंने इतनी एज होने के बावजूद, जैसे कि उनकी पिक्चर आप देख रहे हैं, उन्होंने अपनी काम, उनके अपने लगन से ये चीज़ साबित की कि आपने किस तरह से एक स्टिल रहना है अपने काम में। हैरान कर दिया उन्होंने अपने काम से। हुआ कुछ यूं कि 84 साल के थे वो और एक ही कंपनी में, हाँ 84 साल 84 वो आपने तो जी एक ही कंपनी में थे वो और उन्होंने खिदमत अंजाम देकर सबसे वफादार मुलाजिम का एजाज़ हासिल कर लिया है। और इसके साथ साथ ये चीज़ हमें बताती है कि उनकी कितनी लगन है, मुस्तकिल मिजाजी है और काम से मोहब्बत है, और ताकि वो एक ही कंपनी में रहे 84 साल तक, वहाँ पर एक लॉयल तरीके से काम किया। रुकावटें तो आती हैं, मुश्किलात भी आती हैं, लेकिन वो स्टिल रहे। बिल्कुल ऐसे है। ये हैरत अंगेज सफ़र सिर्फ नौकरी का नहीं है बल्कि एक अज़्म है, जिस तरह गज़ल ने बताया, एक हौसले की निशानदेही करता है जो आने वाली नस्लों के लिए एक रोशन बाब है। इतने तवील अरसे तक बगैर किसी रुकावट के एक ही इदारे में आप रुके रहें, जुड़े रहें, ये इस बात का सबूत है कि इंसान अगर चाहे तो वो वक्त की कैद से बालातर हो सकता है। इनकी कहानी हमें सिखाती है कि मुस्तकिल मिजाजी, वफादारी और दिल से किया गया काम कभी रायगा नहीं जाता। क्योंकि आज की अगर करंट फॉर्म की बात की जाए गज़ल, तो हमारे यहाँ होता यही है कि हम 2 साल एक जगह पे नौकरी करते हैं, उसके बाद हम सोचते हैं कि अब यहाँ पे हम थक चुके हैं, अगली कोई अपॉर्चुनिटी आती है, हम वहाँ पे चले जाते हैं। और मेरा ख्याल है कि 20-25 साल में आपको 10 इदारे तो तब्दील कर देते हैं। हालांकि होना ऐसे चाहिए कि 2 साल आप एक इदारे में रहते हैं तो आपको समझ आ जाती है हर चीज़ की। आपको वहाँ पे रहना चाहिए कि अब आप यहाँ पर यूज्ड टू हो चुके हैं। फिर आप नए इदारे में जाते हैं, वहाँ पर जीरो से हर चीज स्टार्ट होती है, उनको समझना, उनके काम को समझना। ये बाबा जी यूज्ड टू हो चुके थे ना, इन्होंने कहा मैं 84 साल इधर ही रहूंगा। उन्होंने अपनी एक जगह बनाना मुश्किल हो जाता है नए इदारों में, लेकिन इन्होंने कमिंग जनरेशन के लिए एक एग्जाम्पल सेट की है। इन्होंने जगह छोड़ी ही नहीं जगह भी नहीं छोड़ी। और दूसरा ये भी था कि उन्होंने कहा कि आपने एक इदारे में रहकर काम करना है। अगर ये भी देखा जाए, अगर आप दूसरे एस्पेक्ट से देखते हैं तो वो एक अलग चीज़ है कि उन्होंने जगह नहीं छोड़ी, नौजवानों को मौका नहीं दिया। लेकिन अगर हम एग्जाम्पल के हवाले से देखें तो एक अच्छी चीज़ है कि अपने काम से कितनी लगन है। बिल्कुल ऐसे ही। गज़ल, आपने नौकरियों की बात की, जहाँ पे 84 साल बुजुर्ग की आपने बात की, तो अब बिल गेट्स जिनके हवाले से हमने ये कहा था कि वो AI के ऊपर टैक्स लगाना चाहते हैं, रिबोट्स के ऊपर टैक्स लगाना चाहते हैं, अब नौकरियों की बात हो रही है। तो बिल गेट्स के मुताबिक AI अगले चंद सालों में, तकरीबन 10 सालों में, बहुत सारे असाइज़ा की और इसके अलावा डॉक्टर्स की नौकरियां वो खा जाएगी। AI के हवाले से बात की जा रही है। ठीक है, बिल गेट्स का कहना है कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस अगले 10 सालों में असाइज़ा और डॉक्टर्स की जगह ले लेगी। इनके मुताबिक हम फ्री इंटेलिजेंस के दौर में दाखिल हो चुके हैं, जहां AI वो काम कर रही है जो पहले माहिरीन किया करते थे। बिल गेट्स का कहना है कि AI के जरिए मयारी और मुफ्त सर्विसेज हर शख्स को दस्तयाब होंगी, चाहे वो तालीम हो या फिर सेहत हो। लेकिन इसके साथ साथ आप एक चीज़ बताना भूल गए कि इसमें गलत इन्फॉर्मेशन भी ज़्यादा फैलाई जा सकती है। बिल गेट्स ये भी कह रहे हैं, और ये आपने बतानी थी ना, बिल्कुल इस वजह से मैंने कहा आप भूल गए, तो मैं इसमें एडिशन कर दूं कि अब ये कहा जा रहा है कि जिस तरह सैन ने कहा ना कि हम लोगों की जगह ले सकते हैं डॉक्टर्स, टीचर्स, और हम शेयर भी करते रहते हैं आपसे कि कितना ज़्यादा ये मुश्किलात भी पैदा कर सकता है AI का दौर। लेकिन मसला ये है कि मिस इन्फॉर्मेशन की भी खदशात जाहिर किए जा रहे हैं कि वो भी किसी हद तक फैलाए जा सकते हैं या फिर फैल सकता है। तो इस हवाले से काफ़ी कंसर्निंग शो की जा रही है। लेकिन लेट्स सी कि अब क्या होता है, आगे चलकर देखना होगा, क्योंकि तरक्की के साथ साथ आपको पता है कि एहतियात भी ज़रूरी होती है ताकि टेक्नोलॉजी जो है वो इंसानियत के लिए ख़तरा ना बने। और ये वक्त है कि हम AI को एक मौका समझकर उसके साथ जीना सीख लें, लेकिन मुकम्मल हम उसके ऊपर रिलाई नहीं कर सकते। बिल्कुल ऐसे ही। आगे बढ़ते हैं और अब आपको कराची ले चलते हैं, जहाँ पे कुरंगी का नाम तो सबने सुना होगा। हाँ। गजल आपने भी सुना होगा। कुरंगी क्रैक पे पानी निकालने के लिए की जाने वाली खुदाई के दौरान एक हैरत अंगेज वाकया पेश आया, जहां पे जमीन के नीचे गैस का जखीरा मिला है। अच्छा। कुरंगी वालों के लिए खुशखबरी है, लेकिन इसकी तफसीलात में मैं जाना चाहता हूं। कंपनी ने पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज को इस गैर मुतवक्के दरियाफ्त से आगाह किया और बताया कि इब्तदाई जायजे के मुताबिक ये गैस की कम मिकदार की यहाँ पे मौजूद है। ये इलाका कुदरती गैस के मारूफ ज़खायर में शामिल नहीं, इसलिए अगर गैस को काबू ना रखा गया तो वक्त के साथ ये ख़त्म हो सकती है।
बिल्कुल आपने ठीक कहा है, वक्त के साथ ये ख़त्म भी हो जाएगी, लेकिन इसके साथ साथ आपको ये भी बता दें कि इस दरियाफ्त से पहले कंपनी ने कौमी और बैनुल अक़वामी माहिरीन के साथ कई तहकीकाती मुतालियात भी किए थे और माहिरीन का ये कहना है कि मुमकिन है कि इस इलाके के नीचे बड़े पैमाने पर गैस के ज़खायर मौजूद होंगे और अगर इस दरियाफ्त को संजीदगी से ले लिया जाए और मज़ीद इसके हवाले से तहकीक की जाए तो ये इलाका पाकिस्तान के तवानाई के बहरान में मुस्बत किरदार भी अदा कर सकता है। बिल्कुल ऐसे ही है और इस हवाले से अब देखते हैं कि कुरंगी वालों को क्या खुशखबरी मिलेगी, क्योंकि साथ में एक लाइन तो उन्होंने जरूर लिखी है कि गैस तो जरूर निकली है लेकिन इसके ज़खायर इतने क्या कहते हैं हौसला अफजा नहीं है कि जो वहाँ पे कोई प्लांट लगेगा या फिर गैस निकाली जाएगी। बिल्कुल एग्जैक्टली। आगे बढ़ते हैं, अब आपको लिए चलते हैं इटली, कुरंगी से डायरेक्ट इटली जाते हैं और वहाँ पर एक बहुत ही ना अनोखी सी स्टोरी है जो आपको शेयर करेंगे। इटली में तैनात एक अमरीकी शहरी थे, उन्होंने अपने बेटे की पैदाइश टेक्सास की सरजमीन पर यकीनी बनाने का एक अनोखा तरीका अपनाया। हुआ कुछ यूँ कि वो पैदाइश से पहले जो है वो जिस तरह भी जो भी मामलात होते हैं वो नहीं जा सकते थे टेक्सास, तो उन्होंने अपने वालिदैन से टेक्सास की मिट्टी मंगवाई जिस पर $200 से ज़्यादा उन्होंने खर्च किए और वो मिट्टी उन्होंने इधर मंगवाई, ठीक है। और उन्होंने ये मिट्टी अपनी अहलिया के अस्पताल में बिस्तर के नीचे बिछा दी ताकि ये जाहिर किया जा सके जो बच्चा है वो टेक्सास की जमीन पर पैदा हुआ है। टेक्सास की मिट्टी गवाह रहना। बिल्कुल बिल्कुल ऐसे इस तरह से उन्होंने मतलब आप नहीं जा सकते लेकिन आपने इस चीज को मुमकिन बना दिया कि हम मिट्टी मंगवा सकते हैं और ये हम इमेजिन कर सकते हैं कि ये टेक्सास की जमीन ही है जहाँ पर बच्चे की पैदाइश हुई है। बिल्कुल, सिर्फ ये नहीं हुआ बल्कि बाद में ट्रिकोनी ने इस मिट्टी को टेक्सास के नक्शे की शक्ल में तरतीब दिया ताकि उनका बेटा चार्ल्स इस पर कदम रख सके। और ये इनके टेक्सास से मोहब्बत और विरसे से जुड़े रहने की खूबसूरत अलामत थी। इस अनोखे अंदाज से दुनिया भर में लोगों के दिल जीत लिए, ये साबित करते हुए कि जज्बात और वाबस्तगी के आगे फासले कोई माने नहीं रखते। वहां से मिट्टी आ जाती है और आपकी पैदाइश भी उसी मिट्टी में होती है। अब होगा कुछ यूं स्टोरी के बाद कि बहुत से लोग ऐसे करेंगे, कोई दुबई से मिट्टी मंगवा लेगा, कोई अमेरिका से मंगवा लेगा, कोई कहीं से मंगवा के वो इस तरह करके कहेंगे कि हम तो हमारी पैदाइश तो अमेरिका की है, हमारी पैदाइश तो दुबई की है। तो इस तरह से जो है पैदाइश, लेकिन हमें हमारा बताने का मकसद सिर्फ ये था कि मोहब्बत कितनी है उनको उस मुल्क से। बिल्कुल ऐसे। खवातीन आजाद यहाँ पे वक्त हो चाहता है, शॉर्ट सी कमर्शियल ब्रेक का ब्रेक लेते हैं, वापस आते हैं, स्टे विद अस। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। और अब हम कुछ बात करेंगे पंजाब में किसानों के हवाले से, क्योंकि आपको पता है कि किसान पिछले साल से लेके अब तक एक किस्म का बिल्कुल परेशान नजर आता है और हमने देखा कि मुख्तलिफ जो गवर्नमेंट्स हैं जब वो आती हैं किसानों के हवाले से बात करती हैं, उनकी फैसिलिटीज़ के हवाले से बात करती हैं। और अभी भी कार्ड्स के हवाले से हमने डिस्कशन भी की थी ईद से पहले, जब कहा गया था कि किसानों को कार्ड मिलेगा, किसान कार्ड जो उससे उनको बहुत से वसाइल होंगे, उनके लिए बहुत सी चीज़ें होंगी, लेकिन हमने देखा कि किसान फिर भी परेशान ही रहता है। और गंदम की मसाल एक बार फिर से जो है वो मसला जो है वो जन्म ले रहा है और सर उठा लिया, क्योंकि पिछले साल भी यही इश्यूज थे जिसमें हमने देखा था, कहा गया था कि गंदम का जो रेट मुकर्रर किया गया था उस पर वो खरीदी नहीं गई थी। फिर इंपोर्ट का हमने मसला देखा था कि बाहर से मंगवा ली गई थी, हालांकि मौजूद थी हमारे पास। उसके बाद अब फिर यही मसाइल पैदा हो रहे हैं जिसमें कहा जा रहा है, किसान कह रहा है कि जो गंदम है इस दफ़ा आपको पता है कि बारिशें नहीं हुई, बारिशों की वजह से मसाइल, फिर उसके बाद जो जितने ज़्यादा खर्च आया है, डीजल हो गया, पानी हो गया, और भी दीगर जो खाद के हवाले से प्राइसेस बढ़ गई थी। और अब किसान को दोबारा ये मसला है कि वो जो रेट है वो सही से मुकर्रर नहीं किया जा रहा, उनसे खरीदी नहीं जा रही। असल में वजह क्या है, क्या रेट्स हैं, क्या होने चाहिए, किसान की क्या तहफ़्फ़ुज़ात हैं, इस मुतालिक आज हम बात करेंगे। बिल्कुल ऐसे हमारे साथ मौजूद हैं उमर दराज गोंदल साहब, ब्यूरो चीफ लाहौर। उमर की सो मच हो जाएगा। सबसे पहले तो पंजाब में जो गंदम की कीमतें हैं, इनकी कमी और स्टोरेज की मुश्किलात इस हवाले से बताइएगा, क्योंकि हुकूमत पर बहुत ज़्यादा तनकीद हो रही है। अच्छा, इसमें एक चीज बड़ी वाज़ेह है जी कि इससे पहले आप जानते हैं कि जो सरकार होती थी वो सपोर्ट प्राइस जारी करती थी, जिसका मतलब ये होता था कि उस रेट के ऊपर हुकूमत गंदम प्रोक्योर करती थी या किसानों से गंदम खरीदती थी। लेकिन पिछले साल से जब मुस्लिम लीग नून की हुकूमत आई है तो उन्होंने आखिरी साल भी गंदम नहीं खरीदी और इस साल भी वो गंदम नहीं खरीदेंगे। जो पंजाब गवर्नमेंट का फूड डिपार्टमेंट था उसको तो गवर्नमेंट खत्म कर रही है, तो महकमा खुराक जो गंदम प्रोक्योर करता था उसको ये पंजाब के अंदर नहीं खरीदेंगे। इसी तरह से सिंध ने लास्ट ईयर गंदम खरीदी, इस साल सिंध वाले भी गंदम नहीं खरीद रहे। उसकी वजूहात ये है
कि IMF के साथ जो पाकिस्तान के एग्रीमेंट हुआ उसमें ये तय हुआ था कि इसको मार्केट के ऊपर छोड़ दिया जाएगा, लेकिन लास्ट ईयर गवर्नमेंट की जानिब से चूंकि इनिशियल था तो पंजाब में 3900 रुपए कहा गया कि फी मन कीमत होगी, लेकिन किसानों की गंदम उस रेट के ऊपर फरोख्त नहीं हुई थी। अब विफाकी हुकूमत जो है वो पास्को के जरिए गंदम कुछ प्रोक्योर करती है, लेकिन वो इतनी बड़ी वो मिकदार में नहीं होती कि आप कहें कि मार्केट में से पूरी गंदम ही वो उठा लेंगे। अच्छा, जहां तक इस साल की बात है तो इस साल भी पंजाब गवर्नमेंट, जैसा मैंने आपको शुरू में बताया कि वो गंदम को प्रोक्योर नहीं करेंगे, गंदम नहीं खरीदेंगे, लेकिन उसमें एक बात है, लास्ट ईयर आपने 3900 रुपए प्राइस रखी। आप जानते हैं कि गंदम के कुछ स्टॉक गवर्नमेंट के पास भी होते हैं और उस वहां से वो जो फ्लोर मिले हैं उनको गंदम रिलीज करते हैं, जिससे हमें अंदाजा होता है कि मार्केट की प्राइस क्या है या मार्केट के अंदर गवर्नमेंट क्या रेट कर रही है। तो इन्होंने इस बार जो सरकारी गंदम रिलीज कर रहे हैं वो इसी पिछले महीने मार्च के अंदर इन्होंने 2900 रुपए, यानी लास्ट ईयर आप 3900 की बात कर रहे थे, 1000 रुपया आपने फर्दर कम किया और 2900 रुपया जो है वो फी मन मुकर्रर किया है। और इन्होंने इससे पहले जो है वो 12 लाख मैट्रिक टन गंदम जो है वो रिलीज करने की मंजूरी दी थी और इनके मुताबिक अब मजीद हम इसी रेट के ऊपर 2900 के ऊपर मजीद गंदम जो है वो रिलीज करेंगे मार्केट के अंदर या फ्लोर मिलों को। अब इससे प्रॉब्लम क्या है? प्रॉब्लम ये है कि आप अगर 2900 के ऊपर सरकारी रेट का कर रहे हैं तो उसका मतलब ये हुआ कि पिछले साल से गवर्नमेंट खुद 1000 रुपया कम कर रही है। इस सिलसिले में जो मुख्तलिफ किसानों की तंजीमें हैं उन्होंने लाहौर में पिछले दिनों प्रेस कॉन्फ्रेंस की, उसके अलावा वजीर आजम को खतूत लिखे गए हैं जिसमें वो कहते हैं कि कम से कम जो कीमत है वो 4200 रुपए फी मन जो है, यानी 40 किलोग्राम का, वो सपोर्ट प्राइस भी मुकर्रर की जाए और उसके साथ जो गवर्नमेंट है वो गंदम को प्रोक्योर भी करे। इस बार एक चीज जो हमने देखी कि पंजाब के अंदर जो वजीर ज़राअत है उनकी जानिब से एक प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई, मैं उस प्रेस कॉन्फ्रेंस को कवर कर रहा था, वो वहां पे बड़े कॉन्फिडेंट थे। उनका देखे जी आप जो है ऐसे ही मीडिया वाले बात करते हैं, हमारे पास बम्पर क्रॉप हो रही है, इस बार हमारा जो एस्टिमेट है उससे ज्यादा हमारे पास क्रॉप गंदम की आ रही है, जो हमने अपना एस्टिमेट करवाया, जो फेडरल गवर्नमेंट ने करवाया, जो थर्ड पार्टी से हमने करवाया है, तो बिल्कुल कोई परेशानी नहीं है। लेकिन आप जानते हैं कि इस बार बारिशें कम हुई तो वजूहात ही बताई जा रही है, वो इलाके जहां पे गंदम होती है तकरीबन 6% का इस वक्त एस्टिमेट ये है कि गंदम वो कह रहे हैं कि कम है और जो मार्केट के स्टेक होल्डर्स हैं वो कह रहे हैं कि गंदम कम। लेकिन उमर, जिस तरह से आप बता रहे हैं कि अब गंदम खरीदी भी नहीं जाएगी, स्पोर्ट्स प्राइस भी मुकर्रर नहीं की जाएगी, अगर हम बात करें 47% ऑफ द लैंड जो है वो एग्रीकल्चर बेस्ड है और किसान ही जब खुशहाल नहीं होगा, अगर क्योंकि हमारी बात हुई है किसान इत्तेहाद से भी और वो लोग भी यही कहते हैं कि इस तरह तो फिर हम गंदम उगाना छोड़ देंगे। अगर किसान गंदम उगाना छोड़ देगा तो अनफॉर्चुनेटली फिर हमारे लिए ये बहुत मसला नहीं हो जाएगा फूड सिक्योरिटी का? जी, ये बड़ा वैलिड पॉइंट आपने उठाया। जो इस वक्त जितने एक्सपर्ट्स हैं वो यही बात कर रहे हैं कि आपने पाकिस्तान जैसे ज़राई मुल्क के अंदर, यानी आप अगर देखिए ना, आपका इस वक्त एस्टिमेट ये है कि अगर आपके पास गंदम, जरा वजीर खजाना ने जो बात फेडरल ने की कि लेट सपोज कि आप गंदम जो है वो इंपोर्ट करते हैं, आपके पास उस लेवल पे बात चली जाती है तो आप अपने किसान को वो सपोर्ट देने के लिए तैयार नहीं है, लेकिन वही जो है वो अपने ज़रिए मुबादला को आप इस्तेमाल करते हुए बाहर से वो चीज करेंगे बिल्कुल उसी तरीके से जैसे आपने देखा कि जो शुगर वाले हैं वो पहले एक्सपोर्ट करते हैं तो भी शुगर इंडस्ट्री जो है वो पैसे कमाती है, फिर मार्केट के अंदर कीमत जो है 130 से 180 पे जाती है, फिर हमें बताया जाता है नहीं जी हमने 164 मुकर्रर कर दी है, फिर फर्दर जो चीनी इंपोर्ट की जाती है तो उसमें भी वो प्रॉफिट कमाते हैं। तो इसका मतलब ये हुआ कि जो किसान बेचारा है वो कह रहा है कि भाई सपोर्ट प्राइस मुकर्रर करो, और जब आप उसको नहीं कुछ ऐसा अट्रैक्ट नहीं करेंगे तो फिर क्या होगा? फिर ये होगा कि अगले साल वो गंदम नहीं उगाएगा, जब गंदम में कमी होगी तो फिर क्या करेंगे? फिर आप डॉलर्स जो पहले ही आप IMF के पास जा रहे हैं, बाकी जगहों के ऊपर जा रहे हैं, फिर आप अपने खजाने में से निकालेंगे और डॉलर्स इस्तेमाल करते हुए वहां पे गंदम जो है वो करेंगे, तो बाहर डॉलर्स दे लेंगे लेकिन अपने किसान को नहीं करेंगे। तो जितने एक्सपर्ट्स हैं, और इसमें एक और खास बात ये है कि जो IMF का एग्रीमेंट था वो ये नहीं था कि आप फौरी तौर पे विद इमीडिएट इफेक्ट इसको इम्प्लीमेंट कर देंगे, नहीं जी हम तो इसको मार्केट फोर्सेस के ऊपर छोड़ देंगे, हम इसका तयन नहीं करेंगे, ये मार्केट फोर्सेस का किसान का आपस का ताल्लुक है, ओपन मार्केट का फ्री मार्केट का यही तस्वुर होता है। उन्होंने इनको कहा था कि आप 2026 तक अगले साल तक इसको 3 सालों में आराम से इसको आप इम्प्लीमेंट करें, लेकिन गवर्नमेंट जो है उन्होंने कहा देखिए जनाब नहीं हम तो फौरी तौर पे करेंगे, और पंजाब गवर्नमेंट ने उस सिलसिले में पहल की है। फिर पंजाब गवर्नमेंट कहते नहीं, जब उनके ऊपर क्रिटिसिज्म होता है कि आप तो किसानों के साथ ये क्या कर रहे हैं, वो कहते देखे नहीं हम तो उनको लेवलर्स दे रहे हैं, हम उनको ट्रैक्टर्स दे रहे हैं, हम उनको किसान कार्ड दे रहे हैं,
तो उनको हम फैसिलिटेट इस लिहाज से कर रहे हैं कि उनको प्रॉब्लम नहीं होगी, लेकिन ऐसा है नहीं है। जब इस गंदम मार्केट के अंदर आएगी, अब किसान जो है, अगर आप चूंकि मेरा ताल्लुक काश्तकार घराने से है, आप अगर उसकी कॉस्ट निकालें एक एकड़ की और आप देखें कि वो कहाँ पे जाती है, बहुत सारे लोगों के पास अपनी जमीन है, उसको छोड़ देते हैं। उमर साहब शॉर्टली ये बताइएगा कि देखिए जिस तरह शुगर की आपने बात की ना, तो शुगर में भी इस तरह का माफिया बैठा हुआ है कि जिनके स्टेक्स है, हर गवर्नमेंट में उनके स्टेक्स होते हैं, लेकिन अनफॉर्चुनेटली गंदम की बात कीजिए तो ये प्योरली किसान की बात होती है। किसान क्योंकि इसके ऊपर अभी भी किसान का वो क्या कहते होते हैं, वो उगाता भी खुद है, आगे भी खुद बेचता है। सो यहाँ पे भी गवर्नमेंट क्या हौसला शिकनी करके इसके ऊपर भी कुछ ना कुछ कदम लगाना चाहती है? नहीं, इसमें ना प्रॉब्लम ये आ रही थी जनाब कि पंजाब के अंदर जो गर्दिशी कर्जा था ना, यहाँ पे गंदम जब महकमा खुराक खरीदता था तो वो काफी अरबों रुपए में था। तो इन्होंने कहा जी हम वो जो होता ये था कि बैंकों से पैसा लेते थे, उसकी बुनियाद के ऊपर ये पैसा वो किसानों को देते थे, गंदम खरीदते थे, उसकी बुनियाद के ऊपर इंटरेस्ट बढ़ता रहता था, वो काफी ज्यादा रकम थी। इन्होंने उस चीज को अपनी तरफ से काउंटर किया कि देखिए हमने खजाने के ऊपर लेट्स सपोज 300 था, हमने 300 अरब रुपया जो है वो गवर्नमेंट ने अदा करके उस गर्दिशी कर्जे को खत्म कर दिया है, तो अब हमने ये पंजाब के खजाने को बड़ा काम किया है। असल बात ये है कि आप देखें ना, जब आप कंपैरिजन करते हैं इंडिया के साथ कि इंडिया का किसान क्या सहूलियत हासिल कर रहा है, आप यहाँ पे प्राइस तो चेक करें, डीएपी और यूरिया की प्राइसेस क्या है और आप उसके एक्सपेंडिचर को देखें। मैं आपको एक मोटी सी बात कहता हूँ कि कल परसों कोई सोशल मीडिया के ऊपर ये लिख रहे थे कि इस वक्त सूरत हाल ये है कि आपसे चिकन और मटन की जो कीमतें हैं वो कंट्रोल नहीं हो रही। इस वक्त जो मटन की 1 किलो की कीमत है जो मार्केट में फरोख्त हो रहा है, वो किसान के 1 मन की गंदम से ज्यादा है 1 किलो गोश्त की। ये सूरत हाल है। जब ये सूरत हाल होगी तो फिर मुझे ये बताइए ना कि मैं एक एग्रीकल्चर फैमिली से बिलोंग करते हुए मैं क्यों उस चीज को उस पर जाऊं जिसकी बुनियाद के ऊपर मुझे अपनी जेब से पैसे लगाने पड़े और मेरे लिए उसमें कुछ ना हो। तो फिर वही होगा। फिर आपको अभी तो लोग कह रहे हैं ना कि देखें जी वो हमें आटा सस्ता मिल रहा है, तो ये तो बड़ा शानदार गवर्नमेंट कर रही है। भाई जब उगाने वाला उगाएगा ही नहीं, जब आप उसको नहीं करेंगे, उसको फैसिलिटेट नहीं करेंगे या उसकी कोई चीज उसमें अट्रैक्शन पैदा नहीं करेंगे, तो ज़ाहिर है वो पीछे हट जाएगा। बिल्कुल ऐसी है उमर साहब, बिल्कुल ऐसी है। थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग अस। ब्यूरो चीफ लाहौर उमर दराज गोंदल हमारे साथ मौजूद थे, जो कि गंदिश के हवाले से बात कर रहे थे। इतने बड़े तबके को आप नेग्लेक्ट करके ये कहें कि हम तरक्की की तरफ जा रहे हैं, तो ऐसा मुमकिन नहीं है। बिल्कुल ऐसे। यहाँ पे वक्त हुआ चाहते हैं एक शॉर्ट सी कमर्शियल ब्रेक का, ब्रेक लेते हैं, वापस आते हैं। स्टे विद अस। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। और अब हम बात करेंगे मुल्की सियासत में क्या कुछ हो रहा है। वैसे तो घरों में भी इख्तलाफात होते रहते हैं, लेकिन मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी जो कि एक दूसरे के इत्तेहादी हैं, उनके दरमियान जो इख्तलाफात हैं वो अब खुलकर वाज़ेह तौर पर सामने आ रहे हैं। पहले डंपर माफिया, टैंकर माफिया जो होते थे, उस हवाले में जो कराची में हादसात हो रहे थे, उसको लेकर पीपल्स पार्टी पर बहुत तनकीद की जा रही थी। अब केनाल्स का मामला है कि उस हवाले से हम देख रहे हैं कि दोनों जानिब से जो आप ये कह लें कि स्टेटमेंट्स हैं या फिर लफ्जी जंग है वो होती जा रही है। कोई कह रहा है कि दस्तखत मौजूद हैं, कोई कह रहा है इस तरह से समझौता नहीं होगा, सियासत की जा रही है। पहले आपको सुनवा देते हैं। बिल्कुल ऐसी है। पहले जरा सुनते हैं कि अज़मा बुखारी साहिबा क्या कह रही हैं, उसके बाद फिर आगे बढ़ते हैं। मैं बिलावल साहब की ज्यादा बातों को रिस्पॉन्ड इसलिए नहीं करना चाहती। मैं नहीं समझती कि जलसों में खड़े होकर और मीडिया के ऊपर बयानबाजी से इस मसले का कोई हल हो सकता है। वफाक का बजट बनाने के लिए और अपने सिंध के लिए और पता नहीं फंड लेने के लिए वो अगर जो है वो बजट के ऊपर वफाकी हुकूमत को जो है वो बैठ कर बात कर सकते हैं, तो उनको इसके ऊपर भी बात करनी चाहिए। और फिर जो सदर पाकिस्तान की मंजूरी है उसके ऊपर भी वो डॉक्यूमेंटेड है। ये कहना कि जी हो नहीं सकता, ये हुआ नहीं, डॉक्यूमेंटेड है, साइंड है, तो उसको जो है वो जाहिर है उसके ऊपर जो है वो बात कर ले। और ये देखिए हमारी कोई लड़ाई नहीं है, वो हमारे इत्तेहादी हैं, वो हमारे पर गोलाबारी करते रहते हैं, थोड़ा बहुत गोलाबारी का कभी कभार। अभी वो पंजाब का उनके लोग उठे थे, उन्होंने कहा पंजाब का पानी जो है वो यहाँ से काटेंगे कि वहां से काटेंगे। सिंध वाले कहते हैं हमारा पानी है, तो मैंने तो कहा था भाई पहले चेक कर लो और तय कर लो ये कौन सा पानी है। अब इसके जवाब में शर्जीली नाम मेमन साहब ने क्या कहा वो सुनिए। पंजाब की वजीर इत्तलात साहिबा अज़मा बुखारी साहिबा, यहाँ पे 7 करोड़ लोग सिंध में बसते हैं, वो अपने ऑक्सीजन की बात कर रहे हैं, आप इसको सियासत कह रही हैं। आप जैसा शख्स एक मनसब पे बैठ के इस तरह के बयानात दे रहा है तो मैं समझता हूँ
बहुत अफसोस की बात है। और मैं इसको समझता हूं कि शायद आप चाहती हैं कि पीपल्स पार्टी फेडरल गवर्नमेंट के साथ किसी क्लैश में आए। पीपल्स पार्टी कैनालों पे सियासत नहीं कर रही है। पीपल्स पार्टी किसी भी सूरत में ये कैनाल्स बनने नहीं देगी। इस वक्त आपका फोकस खैबर पख्तूनख्वा का लॉ एंड ऑर्डर पे होना चाहिए। चले जी, ये शिकवा था, फिर जवाब शिकवा भी आ गया। इसी पे बात करने के लिए सादिया जावेद साहिबा हमारे साथ मौजूद है, स्पोक्स पर्सन है सिंध की। सादिया, थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग अस। ये मामला क्या है? एक तरफ से फर्म स्टैंड है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का, लेकिन दूसरी जानिब से पंजाब से भी हमें लफ्जी गोलाबारी नजर आ रही है। लेकिन हुकूमत में अगर देखा जाए तो आप भी मौजूद ही हैं। ठीक है, वजारतें आपने नहीं ली हुई, लेकिन आपकी वोट से प्राइम मिनिस्टर इस वक्त बैठे हुए हैं पार्लियामेंट में। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। थैंक यू वेरी मच कि आपने मुझे अपने मॉर्निंग शो पे इनवाइट किया। बात ये है कि उज़मा बुखारी साहिबा की अगर मैं ये कहूँ तो ये कम इल्मी है। कि पहले तो उनको इस बात पे बिल्कुल क्लियर होना चाहिए कि प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान, प्रेसिडेंट आसिफ अली जरदारी साहब के पास एग्जीक्यूटिव पावर्स नहीं है। प्रेसिडेंट किसी चीज को साइन करके इम्प्लीमेंट का ऑर्डर नहीं दे सकते। प्रेसिडेंट आसिफ अली जरदारी वही प्रेसिडेंट हैं जिन्होंने 2008 में अपने तमाम इख्तियारात जो हैं वो पार्लियामेंट के हवाले किए थे, एग्जीक्यूटिव के हवाले किए थे। तो जो ये बात उन्होंने परसों अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में की कि जी सदर ने दस्तखत कर दिए हैं, सदर ने इजाजत दे दी है, तो मैं उनको क्लियर करना चाहती हूँ, कॉन्स्टिट्यूशनली भी वो इस चीज को चेक कर लें कि प्रेसिडेंट ऐसे कोई इख्तियारात रखते ही नहीं कि वो किसी चीज का ऑर्डर दे दें और उस पर काम शुरू हो जाए। पहली बात। दूसरी, हम पहले दिन से ये बात कर रहे हैं कि पानी का मामला है। हमने सीसीआई के इजलास की डिमांड की हुई है। इस मामले पर हमने 13 जून 2024 को सीसीआई में दरखास्त दी है ये कनाल्स के मामले पर। और आज हम बैठे हैं अप्रैल में, तकरीबन 10 महीने हो गए हैं और सीसीआई का इजलास फेडरल गवर्नमेंट नहीं बुला रही है। तो हमारी पहली डिमांड जो वो बात कर रही है कि जी बैठ के बात करें और सिंध के लिए फंड मांगते हैं, तो देखें वो तो हमारा हक है। हर सूबे का हक है कि वो फेडरल गवर्नमेंट से पीएसडीपी में अपना शेयर मांगे। वो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की सिंध गवर्नमेंट सादिया साहिबा, सॉरी टू कट यू, लेकिन अभी आप बात कर रही थी प्रेसिडेंट के सिग्नेचर्स के हवाले से। ठीक है, आपने कॉन्स्टिट्यूशनली बताया कि इस तरह से नहीं हो सकता और अज़मा साहिबा को भी इस हवाले से देखना चाहिए, लेकिन अगर वाकई ऐसा है तो इतनी कन्फ्यूजन क्यों है? वो दस्तावेजात फिर आप लोग ऑन एयर कर दें, दिखा दें, क्योंकि कन्फ्यूजन तो पाई जा रही है ना इसमें कि शायद दस्तखत हो चुके हैं या फिर बाकी तमाम मामलात पर जिस तरह से तनकीद भी की जा रही है। देखिए, प्रेसिडेंट के वो बिल्कुल नून लीग के पास वो डॉक्यूमेंट होंगे ना, वो कह रहे हैं ना साइन डॉक्यूमेंट है, तो वो ऑन एयर कर दें, अज़मा बुखारी दिखा दें। अच्छा, फिर उसके बाद देखें प्रेसिडेंट का तो बहुत क्लियर मौकिफ सबके सामने, मेरे आपके पूरे पाकिस्तान के सामने, जब उन्होंने पार्लियामेंट के मुश्तरका इजलास से खिताब किया था तो वहां उन्होंने इस बात को बिल्कुल क्लियर किया था। और उनको क्लियर करना इसी वजह से पड़ा कि इस तरह की कंफ्यूजन क्रिएटेड है कि उन्होंने कहा था कि ये नहरें ना मैंने मंजूर की है ना मुझे ये मंजूर है। फेडरेशन को इस मामले को देखना चाहिए, इससे फेडरेशन को नुकसान हो सकता है। यहाँ तक प्रेसिडेंट ने कहा था अपने जो उन्होंने जॉइंट सेशन को एड्रेस किया था। तो देखिए, प्रेसिडेंट के बारे में अगर कोई कंफ्यूजन थी तो जब एक शख्सियत ने अपने मुंह से सारी दुनिया के सामने, सारे मीडिया के सामने एक बात कर दी, तो मेरा ख्याल से वो कंफ्यूजन दूर होनी चाहिए। लेकिन पंजाब गवर्नमेंट इस मामले पर कंफ्यूज है। मैं आपके भी चैनल के तवज्जो लेकिन वो से सादिया साहिबा इस मामले पे नहीं, हर मामले पे कंफ्यूज होती है। उधर से आपके बयान आते हैं, इस तरफ से उनके बयान आते हैं, अनफॉर्चुनेटली कहना पड़ेगा जी। देखें, वो जाहिर सी निके बात निके है, अगर निके निके मुशीर वाला तो बयान आपने सुना होगा ना, वो आज से 3-4 महीने पहले आया था सिंध के। हाँ, वो देखें, उज़मा बुखारी काबिल एहतराम है मेरे लिए, ठीक है, लेकिन अगर वो कोई चीज गलत बयानी करेंगी तो जाहिर सी बात है हमारा हक है, हर किसी का हक है कि वो उसको क्लेरिफाई करें। हम डिमांड कर रहे हैं सीसीआई का इजलास बुलाया जाए, जो कि प्राइम मिनिस्टर कॉल करते हैं, और उम्मीद करते हैं कि खबरें आ रही हैं कि जी सीसीआई का इजलास बुलाया जाएगा। अच्छा जी, वो ये कहते हैं कि हम पंजाब गवर्नमेंट की तरफ से ये भी आया कि जी हम सियासत कर रहे हैं। हाँ। हम सियासत नहीं
कर रहे, हम इस मामले पर बिल्कुल सियासत नहीं कर रहे। ये बयान देकर वो सिंध के अवाम की तौहीन कर रहे हैं। देखिए, सरापा एहतजाज है सिंध की अवाम या नहरों के मामले पर, और पीपल्स पार्टी का बिल्कुल वही मौकिफ है जो सिंध के अवाम का मौकिफ है, लोगों का मौकिफ है कि कैनाल्स हमें नामंजूर हैं। तो बेहतर है कि हम, जो आप लोग भी कहते हैं कि जी लफ्जी गोलाबारी हो रही है, तो बेहतर है कि फौरी तौर पर फेडरल गवर्नमेंट सीसीआई का इजलास बुलाए और इस मामले को सेटल किया जाए। चलिए, ये चीज़ क्लियर हो गई कि आप लोग चाहते हैं कि इजलास बुलाया जाए, क्योंकि आपके ऊपर तनकीद हो रही थी कि बाकी फंड्स हों या फिर दीगर मसाइल हों, उसमें शायद आप लोग जल्दी करते हैं, अप्रूव करा लेते हैं, लेकिन ऐसे मामलात पर आप नहीं बैठते। थैंक यू सो मच सादिया साहिबा, आपने वक्त दिया। चूंकि हमारे पास वक्त की कमी है और आपसे जितना हो सके हमने कंफ्यूजन्स जो है उनको क्लियर करने की कोशिश की है। वंस अगेन थैंक यू सो मच। यहाँ पर लेंगे एक ब्रेक के बाद वापस आएंगे। स्टे विद अस। वेलकम बैक खवतीन आज़ाद। अब क्रिकेट की बात करेंगे, जो कि मुल्की सियासत और इकॉनमी की तरह वहाँ पे भी हालात कोई साजगार नज़र नहीं आते। पाकिस्तान टीम की बात कीजिए तो पाकिस्तान टीम दौरे न्यूजीलैंड में पहले बाबर आजम और मोहम्मद रिजवान की गैर मौजूदगी में हमारे बच्चे गए। एक मैच तो हमने जीता, लेकिन उसके बाद 4 मैच हम हारे। और फिर ये बात हुई कि बाबर और रिजवान की वापसी के बाद शायद ओडीआई की टीम अच्छी कारकर्दगी पेश करेगी, लेकिन अनफॉर्चुनेटली बाबर, रिजवान, हारिस, उन्होंने कसम उठा ली है और तमाम तर सीनियर प्लेयर्स की वापसी पे उन्होंने बिल्कुल गजल ठीक कह रही है कि कसम उठाई हुई है। और सीनियर प्लेयर वहां पे मौजूद थे, लेकिन उसके बावजूद भी पाकिस्तान टीम ओडीआई में एक भी मैच नहीं जीत पाई। और उसके बाद सोने पे सुहागा ये आपके कप्तान मोहम्मद रिजवान ये कहते हैं कि चैंपियंस ट्रॉफी हमने हार ली, इसके बाद हालिया सीरीज भी हार ली। अब हमारा फोकस है पीएसएल का, और पीएसएल में हम अच्छी कारकर्दगी दिखाएंगे ताकि हमारे शायकीन क्रिकेट के लिए गाना तो अच्छा है, हमने उस दिन भी डिस्कस किया। गाना अच्छा है, लेकिन ये अनफॉर्चुनेट है ना कि आप चैंपियंस ट्रॉफी हारे तो आपने कहा जी हमारी अगली प्रायोरिटी न्यूजीलैंड की सीरीज है। न्यूजीलैंड की सीरीज में आप हार गए तो आपने कहा अगली प्रायोरिटी पीएसएल है। पीएसएल में क्योंकि उस तरह की इवैल्यूएशन नहीं होती ना, मुल्तान हार गई तो हार गई, रिजवान को किसी ने पूछना नहीं, इस्लामाबाद हार गई तो हार गई, शादाब को किसी ने पूछना नहीं, पेशावर हार गई तो हार गई, बाबर आजम को किसी ने पूछना नहीं। लेकिन अनफॉर्चुनेटली हमारी क्रिकेट डे बाय डे तनजली का शिकार है। इसमें हमारी पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड का कितना ज्यादा कसूर है, इसके ऊपर हम बात करेंगे। उसके बाद गजल ये भी बात करेंगे कि कोचिंग स्टाफ जिसको तब्दील किया जाता है हर 6-7 महीने बाद, उसकी कितनी ज्यादा कारकर्दगी के ऊपर डेंट पड़ते हैं। और फिर बहुत सारे बड़े बड़े खुमार हमारे सामने ना, वो क्या कहते थे, बड़े बड़े बुत हैं। जिस तरह के हमारा प्रीमियम फास्ट बॉलर शाहीन शाह अफरीदी की बात की जाए, वो हमारे प्रीमियम फास्ट बॉलर तो हैं, वीडियोज में भी कमर्शियल्स में भी वो बोलते हुए नजर आते हैं कि आई एम द प्रीमियम फास्ट बॉलर पाकिस्तान क्रिकेट टीम। लेकिन अनफॉर्चुनेटली 2022 के बाद उस प्रीमियम फास्ट बॉलर को जहां पे भी बात की जाए मार पड़ती है। फिर अगर हमारे किंग साहब की बात की जाए, बाबर आजम की, तो बाबर आजम के पास डाटा तो बहुत है लेकिन रन्स कम हो गए। और आपने ये बड़ी जबरदस्त निशानदेही की गजल कि डाटा बहुत है। जब से डाटा बहुत आया ना, उसके बाद बाबर आजम के बल्ले से सेंचुरी नहीं है। उसके बाद हमारे ब्रैडमैन है, ब्रैडमैन से मुराद मेरी मोहम्मद रिजवान, क्योंकि वो यहाँ पे किसी ने कहा था कि ब्रैडमैन से अच्छा हमने कोई भी खिलाड़ी नहीं देखा, रिजवान को देखा तो हमें लगा कि ब्रैडमैन है। सो अनफॉर्चुनेटली ब्रैडमैन साहब भी उस तरह से परफॉर्म नहीं कर रहे। फिर नसीम शाह हैं, हारिस रऊफ हैं, इन तमाम तर के ऊपर बात करेंगे कि क्या है पाकिस्तान क्रिकेट ज़ाहिरा बेहतरी के लिए क्या किया जा सकता है। इसी सूरत हाल पर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद है अहमद नजीब सती साहब, स्पोर्ट जर्नलिस्ट। बहुत शुक्रिया आपके वक्त के लिए। अहमद, ये बताइएगा, जिस तरह से अभी हम डिस्कस कर रहे थे और हर किसी का निक नेम आप ये कह लें कि हमने डिस्कस किया, लेकिन अब मुझे ये बताएं कि एक बार फिर से व्हाइट वॉश हो गए हम, अब बेहतरी के लिए क्या कुछ किया जा सकता है? क्योंकि तमाम तर नए तजुर्बे तो करके हमने देख लिए। कहा जाता था कि न्यूजीलैंड का टूर मुश्किल होता है, लेकिन हमने फिर भी नए तजुर्बे किए, फिर भी कोई रिस्पॉन्स हमें नहीं मिला। देखिए, इस मुल्क के क्रिकेट के साथ मेरा ख्याल है गालबन कोई 72-73 साल के साथ तजुर्बे ही तो हो रहे हैं। सबसे दिलचस्प बात गजल ये है कि इसमें जो किसी सीट के ऊपर पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के जो चीता चीता बड़े होते हैं ना, इसमें हर वो बंदा है कि जिसको नहीं होना चाहिए। बस सीधी सी बात। बिल्कुल। हाँ, हर वो बंदा है जिसको वहां नहीं होना चाहिए, जो जिसके पास कोई अहलियत नहीं है। तो मुझे बताइए फिर कैसे नतीजे होंगे। देखिए, पता है हम क्या कर होता है, हमसे होता क्या है कि जब कोई बुरा कारकर्दगी होती है तो कुछ खिलाड़ियों पे बात हो जाती है, कुछ कोच पे थोड़ी सी बात हो जाएगी। लेकिन मेरा ख्याल ये है कि ये तो मोरे हैं। ये
तब्दील हो जाएंगे तो शायद नए आएंगे 3-4 साल बाद, वो भी इसी सूरत हाल पे आ जाएंगे। बहरहाल खिलाड़ियों की कारकर्दगी भी आपके सामने है, लेकिन असल मसला ये है मेरे हिसाब से कि जब तक आप हमारी क्रिकेट का इंफ्रास्ट्रक्चर ठीक नहीं करेंगे, यानी कि जब सही लोग की पोजीशंस पे नहीं बैठे होंगे, तो फिर वो कैसे फैसला करेंगे कि जो मुल्क की जो क्रिकेट है, उसका जो निज़ाम है, उसका जो तरीकाकार है, वो कैसे ठीक होगा। और फिर वो जो लोग होते हैं, उनके हाथ दौर में कुछ खिलाड़ी मंजूर नज़र होते हैं और वो फिर इतने बड़े हो जाते हैं कि वो फिर सिस्टम से बड़ा खुद को समझने लगते हैं, जो कि अभी भी जो मसले अभी आप डिस्कस कर रहे थे ना, कि उस तरह के मसाइल पर आ रहे हैं। बिल्कुल ऐसे। अच्छा ये बताइएगा कि बहुत सारे लोग ये बात करते हैं अमर कि कोचिंग स्टाफ में तब्दीली हो गई, इस वजह से हमारी टीम में तसलसल नहीं रहा। मेरा ख्याल है कि कोचिंग स्टाफ से में भी कैपेबिलिटी नहीं है, लेकिन अनफॉर्चुनेटली आपके प्लेयर्स भी इतने कैपेबल नहीं है कि वो रिजल्ट प्रोड्यूस कर सके। देखिए, आपके जो प्लेयर्स है ना, इसमें जो मेजर प्लेयर्स हैं, चलिए मैं थोड़ी सी उस पर डिस्कशन करते हैं। अभी जैसे हमारा पता है ओवरऑल अवाम का भी पर्सपेक्टिव हसनैन इस तरह से हो गया, आज जिस एक दिन में एक मैच में एक प्लेयर अच्छा परफॉर्म करते तो वो बहुत अच्छा लगने लगता है, और जिस दिन वो ना लगे तो वो सबसे बुरा लगता है। अब नसीम शाह की चले बात करते हैं, आपको सभी लोग ये कह रहे थे कि भाई ये उसके वीडियो क्लिप शेयर हो रहे हैं, बहुत अच्छी बॉलिंग कर दी, बहुत अच्छी बॉलिंग कर दी न्यूजीलैंड ने, अच्छी बॉलिंग किया। हमारा स्टैंडर्ड देखे क्या अच्छी बॉलिंग किया। नसीम शाह मतलब उसके पास वो नेचुरल स्विंग है, लेकिन आपने उसकी पेस देखी थी, किस पेस पे वो बॉल कर रहा था न्यूजीलैंड में स्टार्टिंग के ओवर में, ये जो तीसरा मैच था स्पेशली, कि वो 128, 130, 128, 130 के स्पीड से या 131, 32 की स्पीड से वो नया बॉल कर रहा था, और पीछे पीछे से वो न्यूजीलैंड में इतनी आपकी सपोर्ट है फास्ट बॉलिंग के लिए हसनैन, तो वो प्लेयर मिस आउट कितने किए हैं ये बताएं, आउट बताएं, स्पेल ना दिखाएं मुझे कि यार ये मैंने ये स्पेल बीट कर दिया, ये कर दिया, या बैटिंग में मैंने 20-30 कर दिया। आप यू आर अ बॉलर, यानी अगर आपका सबसे बेस्ट बॉलर नसीम शाह है, यानी उसको उसकी क्लिपिंग शेयर हो रही है, इसका मतलब ये है कि हमारी फास्ट बॉलिंग का स्टैंडर्ड कितना नीचे आ गया है। अच्छा मैं असलन एक और आपको बात बताऊं, हमारी बैटिंग को तो बहुत डिस्कस हम करते हैं, ये प्लेयर ठीक नहीं किया, असल जो आपके लिए मुसीबत पड़ी हुई है, जिसपे कम बात होती है, वो आपकी बॉलिंग है। आपकी बॉलिंग सब स्टैंडर्ड हो चुकी है, इन प्लेयर्स की फिटनेस बहुत नीचे है, इनकी पेस नीचे आ चुकी है, और ये इंप्रूव भी नहीं करना चाहते। सबसे इंपॉर्टेंट बात है क्या होता है, ये इंटरनेशनल टीम से मार खाते हैं, मार खाने के बाद थोड़ा शोर बचता है, चुप होकर बैठ जाते हैं, फिर पीएसएल आएगी, फिर वाह होगी, फिर कहानी खत्म हो जाएगी, लोग भूल जाएंगे। तो मेरा ख्याल ये है कि इन जो आपके बड़े प्लेयर्स 5-6 आ चुके हैं, इनके अंदर वो भूख होती है ना मुल्क से खेलने की, वो ही खत्म हो चुकी है, ये इंप्रूव करना ही नहीं चाहते। मैं आपको सीधी बात कर, बिल्कुल अहमद, जिस तरह से आपने पहले सवाल के जवाब में मुझे कहा था ना कि क्रिकेट टीम में हर वो बंदा है जिसको नहीं होना चाहिए। अब मसला ये है कि बहुत से लोगों की जो राय है या फिर तज्जियाकारों की राय है, वो ये कह रहे हैं कि अगर चेयरमैनशिप के हवाले से बात की जाए कि मोहसिन नकवी को अगर इन फ्यूचर स्टिल रहना है तो एक तो उनको अपने मुशीरों से दूर रहना होगा, दूसरा ये कि मुकम्मल फोकस करना होगा। आपको लगता है कि अगर इन केस ऐसा हो जाता है तो फिर मसाइल जो है वो हल हो जाएंगे या फिर भी मसला ही रहेगा? देखिए पहले तो मोहसिन नकवी साहब हमारे लिए बड़े रिस्पेक्टेबल है, उनको ये एक्सेप्ट करना चाहिए कि उनको क्रिकेट का नहीं पता है, एक एक्सेप्ट कर देना चाहिए ना कि उनको इस चीज का आइडिया नहीं है। हाँ, अगर उनको एक जिम्मेदारी दी गई है तो फिर अगर आपने खुद उन्होंने मतलब कहा कि मुझे एडवाइजर भी रखे अपने, जो उनको एडवाइस करेंगे क्रिकेट के मैटर्स के ऊपर, तो वो गलत लोग रखे। तो कहने का मकसद ये है कि जो अभी आपने इर्द गिर्द जिन लोगों को रखा हुआ है, तो दे आर नॉट कैपेबल एंड एवरीवन नो दैट। सो आप अपनी लाइफ भी आसान करें। जाहिर है उनके पास दोहरी जिम्मेदारियां हैं, तो उनके पास इतना वक्त भी नहीं है कि वो हर चीज को बड़ी बारीक बीनी से देख सकें, तो वो अपनी लाइफ भी आसान करें, कैपेबल लोगों को लेकर आए, उनको अपॉर्चुनिटीज दें। देखिए कैपेबल लोग क्या होते हैं, फॉर एग्जांपल एक टीम मैनेजमेंट है, एक मैनेजमेंट का ओहदा है, ये उनको दिया जाता है जिंदगी में जिसने कभी मैनेजमेंट नहीं की है, तो फिर ये कैसे बात बनेगी। आपके यहाँ कई ऐसे लोग हैं जो कि ग्रास रूट क्रिकेट पे काम करते हैं एज अ मैनेजमेंट, कोई क्लब चलाता है, कोई टीम चलाता है, कोई एकेडमी चलाता है, उनको पता है कि चीजें कैसे चलती हैं। या फिर एक होता है साथ में रेपुटेशन की, यार ये अच्छे लोग हैं, अच्छी शोहरत के लोग, तो ऐसे लोगों को लेकर आए, तो मेरा ख्याल है कि मोहसिन नकवी साहब जो है उनकी लाइफ भी इजी होगी। उनको मेरा ख्याल है कि उनको ये नजरसानी करनी चाहिए, क्योंकि अभी वाले जो सेटअप आपके सामने नताइज हैं, तो उसका मतलब है कि उनमें कोई सलाहियत नहीं है। अब तो मेरा ख्याल है कि थोड़ा सा इनको तब्दीली इस लिहाज से तो जरूर करनी चाहिए। बिल्कुल ऐसी। अच्छा थोड़ा सा पीएसएल के ऊपर बात करते हैं, इससे पहले कि आपसे सवाल करें, जरा अली तरीन साहब ने रिसेंटली एक पॉडकास्ट में कुछ बात की है, उनको सुनते हैं। सेम 4 स्टेडियम्स, सेम वो स्टेडियम एक्सपीरियंस, और स्टेडियम बेहतर है साल, बट इज दैट अलोन गोना मेक दिस द बेस्ट इन द बिगेस्ट पीएसएल एवर? नो। मैं तंग आ गया हूँ ये हॉलो वर्ड्स फ्रॉम द पीसीबी एंड दीज मैनेजर्स के दिस इज गोना बी द बिगेस्ट। दे आर सेइंग कि हम वी आर गोइंग टू डू एग्जैक्टली व्हाट वी डिड लास्ट ईयर एंड द ईयर बिफोर एंड द ईयर बिफोर एंड द ईयर बिफोर एंड द ईयर बिफोर, लेकिन ये ना सबसे बड़ा होएगा। कैसे? मैं उनकी बिस्ती कर रहा, आई जेन्युइनली वांट टू नो, आपके कोई प्लान है कि इस साल आप कुछ डिफरेंट कर रहे हैं टू मेक इट बिगर? साहब आपको कोई प्लान है कि इस पीएसएल को आप बड़ा करेंगे? अब तो अली तरीन भी जो स्टेक होल्डर है वो पीसीबी के ऊपर सवाल उठाना शुरू हो गए।
ये वो खींच के बड़ा करते हैं तो मुझे नहीं पता, वैसे उस तरह से तो कुछ भी बड़ा नहीं है। असल में इनका ना एक सेट पैटर्न हो गया स्नैप, ये काम करना ही नहीं चाहते। मैं आपको बता रहा हूँ ना, ये बेसिकली ब्यूरोक्रेटिक स्टाइल में ये पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को चलाते हैं, यार ये पाकिस्तान सुपर लीग का भी ये हाल है कि कैसे बड़ा, मतलब जैसे अली तरीन कह रहे थे, बिल्कुल सही कह रहे थे, ये आपने कमेंट्री पैनल बड़ा कर दिया, इससे पीएसएल बड़ी हो जाएगी। कमेंट्री पैनल में अच्छा हमारे ना हमें गोरा फोबिया भी है, आप समझ रहे हैं, हमें गोरा फोबिया भी है। फॉर एग्जाम्पल एरन हॉलैंड को लेंगे, मैं आपको बताऊं कि प्रैक्टिकली एरन हॉलैंड जो है वो कोई खास वैल्यू नहीं ऐड करती पाकिस्तान सुपर लीग में। भाई उसको एक जी बहुत बड़ी बात हो गया, एज ए प्रेजेंटर हमने एरन हॉलैंड को, वो पिछले काफी सारे सीजन से आ रही है। फिर अब ये जी ऐसे कमेंटेटर्स नए नाम, अब नाम एज ए क्रिकेटर बढ़े, लेकिन एज ए कमेंट्री में तो उस तरह के नाम नहीं, लेकिन चलो अच्छा कर दिया, मिसाल लेके आपने नाम बढ़, इसके अलावा आपने क्या किया, आपने एक वेन्यू ऐड नहीं कर सका। आप फैसलाबाद को एज अ वेन्यू नहीं ऐड कर सके। अगस्त 2024 में आपने चैंपियंस वनडे कप कराया, आउटस्टैंडिंग रिस्पांस दिया फैसलाबाद ने, आप एक वेन्यू नहीं ऐड कर सके। इतनी, यानी आप क्या कर रहे थे 7 महीने के अंदर, कोई एडवर्टाइजमेंट की हो, आप पीएसएल का एंथम निकालते हैं हर मर्तबा की तरह, वही पुराने नाम, वही अली जफर, वही पुरानी चीजें, वही एक पंजाबी के बीच में डाल दो, एक रैप डाल दो। यार ये बलोची इस मुल्क का हिस्सा नहीं है, ये गिलगित बल्तिस्तान के लोग इस मुल्क का हिस्सा नहीं है, कश्मीर इस मुल्क का हिस्सा नहीं है। उनकी एक एक लाइन ही एंथम में डाल देते। वहां पे बलोचिस्तान में बैठा बंदा, इंटरनल सिंध में बैठा बंदा, कश्मीर में बैठा बंदा, वो अपने आप को पीएसएल से कैसे कैसे एफिलिएट करेगा, खासतौर पे गिलगित बल्तिस्तान का या बलोचियों का। ये भाई हमारे ना प्लेयर होते हैं ना हमारा कोई बंदा है, यार कोई हमारे एंथम में लाइनें डाल दो। कोई एडवर्टाइजमेंट आपने लाइफ में देखी है कि यार को कहीं घर से बाहर निकलो, कोई झंडियां लगी हो, कोई ये मेरी टीम है फलानी, इसकी कोई बिल्कुल अहमद, आप ठीक कह रहे हैं, यही मसाइल हैं जो कि हल नहीं हो रहे हैं। सलमान इकबाल साहब ने भी तो वो बिल्कुल, कर लिया ना कि उन्होंने भी एक ट्वीट किया है, ट्वीट के ऊपर ट्वीट आई है तनकीद उनकी की है, भी और ये सामने। तनकीद बिल्कुल जायज भी है। और जिस तरह एमर बात कर रहे हैं ना गजल, एमर थोड़ा सा लॉजिस्टिक के इश्यूज भी तो होते हैं ना फैसलाबाद में, शायद उस तरह के लॉजिस्टिक के हवाले से या फिर होटलिंग के हवाले से उस तरह की क्वालिटी के होटल्स नहीं है, फिर पीसीबी को वो तमाम तर चीजें देखनी पड़ती हैं। नहीं हसनैन, पता क्या, मैं आपको एक बात बताऊं, जब कोई चीज करने का नियत होती है ना, अच्छा फैसलाबाद इस मामले में लकी है कि जो फैसलाबाद का स्टेडियम है उसके बिल्कुल करीब ही आपका एक लग्जरी होटल है, ठीक है, उसकी चेन है ना, जो पाकिस्तान की बहुत मशहूर चेन है। फैसलाबाद तो लकी है इस मामले में, बिल्कुल साथ है। तो दूसरी बात ये है कि जहां पे उन्होंने चीज करानी होती है ना, तो ये करवा लेते हैं, जहां पे नहीं करानी होती ना, तो ये जो मसाइल है ना, उनका जिक्र कर दिया जाता है कि ये प्रॉब्लम है। दुनिया में देखिए मसाइल तो होते हैं, लेकिन जब आप हल करने की तरफ जाते हैं तो हल हो जाते हैं। वैसे इंटरेस्टिंगली फैसलाबाद का तो वो प्रॉब्लम भी नहीं है। तो बहरहाल जब इंसान की कोई चीज करानी हो तो फिर तो हो जाती है ना। देखो अगर फॉर एग्जाम्पल आप कहो कि यार किसी होटल में ये वाली फैसिलिटी नहीं है, तो यार ये अभी क्रिकेट बोर्ड आपके हाथ में थोड़ी है, आप तो कब से चला रहे, तो आप लोग हाथ पे हाथ रख के बैठे हुए मक्खी पे मक्खी मार रहे। Exactly. ठीक हो गया, थैंक यू सो मच अमर, आप हमें टाइम दिया, हमारे साथ मौजूद थे और हम कुछ मसाइल कर रहे थे, लेकिन हम डिस्कस ही कर सकते हैं, करने वाले तो करें, कुछ परफॉर्मेंस उनकी है, हम सिर्फ या तो अच्छाई में उनकी तारीफ कर सकते हैं या फिर बैड परफॉर्मेंस में उनकी तनकीद कर सकते हैं। यहाँ पर लेंगे एक ब्रेक के बाद वापस हाजिर होंगे, स्टे विद अस। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। और आपको याद होगा जुम्मे को जब हम वापस आए थे ईद की छुट्टियों के बाद, तो फिर हमने आपके साथ एक स्टोरी शेयर की थी जिसमें हमने एक अवार्ड की बात की थी, एक बहादुर खातून के हवाले से बात की थी, आयशा भट्ट के हवाले से, जो कि आपको पता है कि आलमी एजाज़ के लिए पहले मुंतखब हुई और फिर पाकिस्तान का नाम भी रोशन किया। लाहौर से उनका ताल्लुक है, पंजाब से, जहाँ पर उनको एक्सीलेंस अवार्ड 2025 से नवाजा गया था। आज वो हमारे साथ मौजूद हैं हमारे लाइव प्रोग्राम में, उनसे जानेंगे कि कहाँ कहाँ से उनको पैगामात आ रहे हैं, कैसे वो बहादुरी से ये कारनामे सर अंजाम देती है, और सितंबर में भी ग्लासगो में उनको एक अवार्ड दोबारा से मिलने जा रहा है। बिल्कुल ऐसी है। आयशा हमारे साथ मौजूद हैं, सीटीओ गुजरावाला है। आयशा, सबसे पहले तो आपको खुशामदीद कहते हैं, थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग अस। इस अवार्ड के हवाले से बताइएगा, पूरी दुनिया से आपको मुंतखब किया गया, एक्सीलेंस अवार्ड दिया गया, क्या तासुरात है आपके? इंटरनेशनल एसोसिएशन ऑफ वुमेन के लिए ये ख़वातीन का एक इदारा है जो इंटरनेशनल लेवल के ऊपर काम करता है, और हर साल ये दुनिया के मुख्तलिफ ममालिक में जाकर अपनी एनुअल कॉन्फ्रेंस का इनेकाद करता है। और उस कॉन्फ्रेंस के अंदर ये पूरे वर्ल्ड से जो नॉमिनेशंस आई होती हैं डिफरेंट कैटेगरीज में, पुलिस ऑफिसर की, फीमेल पुलिस ऑफिसर की, तो उसको वहाँ पर जज करके और उनको सेलेक्ट किया जाता है। जिस तरह से इस बार 2025 में पाकिस्तान से मुझे सेलेक्ट किया गया, जो कैटेगरी थी वो एक्सीलेंस इन परफॉर्मेंस अवार्ड की थी। इस अगर कैटेगरी के बारे में मैं आपको बताऊं तो ये कैटेगरी में
उन ऑफिसर को सेलेक्ट किया जाता है कि जिसको क्रिमिनल इन्वेस्टिगेशन, डिटेक्शन और इस तरह के जो केसेस होते हैं जो कि क्राइम से रिलेटेड होती हैं, या रोड सेफ्टी में काम किया होता है, ट्रैफिक रूल्स को इन्फोर्स करने में काम किया होता है। तो ये डिफरेंट कंट्री से नॉमिनेशन आती हैं। ये किसी एक रीजन लेवल पर ये कंपटीशन नहीं होता, ये वर्ल्ड लेवल पर कंपटीशन होता है। और इस बार पाकिस्तान से इन्होंने एक ऑफिसर को सेलेक्ट किया, तो मुझे इस बार ये एजाज़ हासिल है कि मुझे सेलेक्ट किया गया है और स्कॉटलैंड में जाऊंगी, सितंबर में जाऊंगी और इंशाल्लाह वहाँ पर जो पाकिस्तान का नाम बुलाया जाएगा, पाकिस्तान को अच्छे अल्फाज में जब याद किया एग्जैक्टली, जाएगा। बिल्कुल आप ठीक कह रही हैं। जिस तरह से आपने ये नाम रोशन किया पाकिस्तान का, एक बहुत बड़ी बात है। लेकिन गुजरांवाला समेत पूरे पाकिस्तान में इस हवाले से, आपके हवाले से बातें की जा रही हैं, आप वायरल हो रही हैं, आपके ऊपर नाज किया जा रहा है। कैसी फीलिंग्स है आपकी और कहाँ कहाँ से आपको पैगामात आ रहे हैं? पैगामात पूरे पाकिस्तान से आ रहे हैं, गुजरांवाला से आ रहे हैं, बहुत से लोग मेरे ऑफिस में आ रहे हैं, बहुत से मुझे मैसेजेस रिसीव हो रहे हैं, कॉल्स आ रही हैं, फेसबुक पे मुझे मैसेजेस आ रहे हैं। और अब मैं आपको इस प्रोग्राम में ये भी बताती हूँ कि फेसबुक के ऊपर मेरे बहुत से फेक पेजेस बने हुए हैं। इनफैक्ट मेरा अपना खुद का तो कोई पेज नहीं है, ना मेरी वहाँ पे कोई प्रेजेंस है। तो वहाँ पर वो जो फेक पेजेस बने हुए हैं उनके ऊपर भी बहुत से पैगामात आ रहे हैं कि जिसमें मुबारक दी जा रही है। तो वो जो मैं पेजेस को देख रही हूँ तो वो भी मैं इसको पॉजिटिव वे में ले रही हूँ कि वहाँ पर भी बहुत से पैगामात आ रहे हैं। और खुशी इस बात की मुझे हो रही है कि इस वक्त पूरी जो पाकिस्तान है, पूरी हमारी नेशन यूनाइटेडली इसको रिस्पॉन्ड कर रही है और वो खुशी का इजहार कर रहे हैं क्योंकि वो ये समझ रहे हैं कि ये इंटरनेशनल अवार्ड पाकिस्तान को दिया जा रहा है। एक लेवल के ऊपर, इंटरनेशनल लेवल के ऊपर जब स्कॉटलैंड में पाकिस्तान का नाम लिया जाएगा, एक सॉफ्ट इमेज हमारा सामने आ रहा है, एक अच्छा चेहरा हम दुनिया को दिखाएंगे कि पाकिस्तान में खवातीन भी कितना काम कर रही हैं, उनको अप्रिशिएट किया जा रहा है। और हमारे लिए तो एक बहुत एजाज की बात है कि पाकिस्तान की खवातीन जो फील्ड में काम कर रही हैं। बिल्कुल ऐसी आयशा, ये मेरा ख्याल है कि पूरे पाकिस्तान के लिए एजाज की बात है। लेकिन मुझे शॉर्टली ये भी बताइएगा साथ साथ कि गुजरांवाला की अगर बात की जाए तो गुजरांवाला में जब से आप तैनात हुई हैं क्या कुछ बेहतरी हो रही है? क्योंकि हमने ये भी सुना है और ये रिकॉर्ड में भी है कि जब से आप गुजरांवाला की सीटीओ बनी है बहुत ही बड़े पैमाने पर शहरियों को लाइसेंस भी जारी हुए हैं, इसकी क्या वजह थी? ट्रैफिक के हवाले से अब तक बेशुमार काम किया गया है। अगर मैं आपको वन बाय वन बताना शुरू करूं तो शायद प्रोग्राम जो है वो छोटा पड़ जाएगा। जब मैं यहाँ पर आई थी तो अगर मैं आपको सिर्फ लाइसेंसिंग का बताऊं तो सिर्फ 28,000 का डाटा मुझे मिला था। और जब मैंने इस साल जनवरी में जब डाटा हमने सारा वो देखा, जो कि हमने PA TV से भी डाटा लिया, लाहौर से डाटा लिया, तो वो तकरीबन 1 मिलियन हम लाइसेंस इशू कर चुके थे। इसके बाद लाइसेंस इशू करने का हमारा प्रॉब्लम आती थी कि लाइसेंसिंग सेंटर्स नहीं थे। गुजरांवाला की इस वक्त पॉपुलेशन 7 मिलियन को क्रॉस कर रही है, लेकिन हमारे पास सिर्फ एक लाइसेंसिंग सेंटर था जो मेन सिटी में काम कर रहा था। हमारे बहुत एरिया जुवांडो हो गया, अलीपुर हो गया, कोट लद्दा हो गया, जो कि 40-40 किलोमीटर के डिस्टेंस पर थे, लोग नहीं आते थे वहाँ पे। हमने उन जगहों पर जाके गुजरांवाला के तमाम फॉल्ट फ्लंग एरियाज को हमने कवर किया, वहाँ पर हमने सेंटर्स बनाए, वहाँ पर हमने स्टाफ को डिप्लॉय किया ताकि आवाम को लाइसेंस हासिल करने के लिए 40-50 किलोमीटर का डिस्टेंस का तय करना पड़े। हमने पाकिस्तान में ट्रैफिक थीम पार्क का एक कॉन्सेप्ट दिया, पब्लिक पार्क और ट्रैफिक थीम पार्क को कन्वर्ट किया, जिसका मकसद ये था कि लोगों को उनका माइंडसेट जो है ना हम चेंज करें, उनकी तरबियत हम करें, कि उनको बताएं कि रोड सेफ्टी रूल्स जो हैं इनके अपने लिए कितने ज़रूरी है। इसी तरह से हमने ट्रैफिक करिकुलम डिज़ाइन किया, इनको स्कूल्स में हमने जाके डिस्ट्रीब्यूट किया और फ्री ऑफ कॉस्ट किया, जिसका मकसद ये था कि हम अपनी आने वाली जनरेशन को बता सकें कि ट्रैफिक रूल्स पे जो हम बार बार बात करते हैं और इतनी तक लेजिस्लेशन जो हो रही है वो आपके अपने फायदे में। सही आयशा, जिस कह रही हैं बिल्कुल, जिस तरह से आपने कहा ना कि गुजरांवाला के हवाले से आपने बताया या फिर दीगर कामों के हवाले से बताया, थोड़ी सी बात करते हैं आपकी अपनी पर्सनालिटी के ऊपर। एक अवामी तासुर है जो हम देख रहे हैं फिर सुन रहे हैं कि मैडम बहुत सख्त है, क्या ये सच है? अवामी तासुर की अगर बात करें तो देखिए मैं बाय बुक चलती हूँ, ये मैं क्लियरली बता रही हूँ। मैं इसलिए बाय बुक चलती हूँ क्योंकि मुझे अवाम की वेलफेयर, अवाम की सेफ्टी ज़्यादा अजीज है। अगर मेरे सामने कोई 1 वे की वायलेशन करता हुआ आ रहा है, अगर उसने हेलमेट नहीं पहना हुआ और मुझसे वो रिक्वेस्ट करे कि मैं उसको जाने दूँ और मैं उसका चालान ना करूँ, तो मुझे लगता है कि ये मेरा अपनी ड्यूटी के साथ लॉयल्टी नहीं होगी, उस शख्स की सेफ्टी के साथ लॉयल्टी नहीं होगी। क्योंकि मैंने ये वर्दी पहनी है, चीफ ट्रैफिक ऑफिसर की ड्यूटीज पर अंजाम दे रही, तो उसका मकसद ही ये है कि अवाम की सेफ्टी,
आवाम की ज़िंदगी की हमने हिफाजत करनी है। और अगर मैं लोगों को ये वाली वायलेशन करने दूँ, बगैर ड्राइविंग लाइसेंस के दैट इज़ ड्राइविंग वेरी करने गुड कि दूँ, तो आयशा वन आप वे की बाय बुक वायलेशन चलती है, लेकिन करूँ। मुझे ये भी बताइएगा कि आप बाय बुक चलती हैं क्योंकि घर में आपके जो हस्बैंड हैं वो भी एक पुलिस के आला ओहदे पे फायज है, तो घर में ज्यादा किसकी चलती है? अगर बाय बुक चला जाए तो फिर तो निज़ाम हमें डिफरेंट नजर आता है। ये आपने बड़ा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन किया है। और इससे मैं बड़ा सिंपल सा आंसर करूंगी कि हम बराबरी की लेवल पर रहते हैं। हमें ये नहीं होता कि इसकी बात चलेगी और उसकी बात चलेगी। हम हमेशा जब भी कोई डिसीजन लेना होता है तो एक दूसरे के मशवरे के साथ होता है। एक हम बात करते हैं आपस में और फिर उस बात से जो रिजल्ट आता है फिर उसको हम इम्प्लीमेंट करते हैं, वही बात मानी जाती है। ये नहीं होता कि एक ही बात मानी जा रही है, हम मशवरों बिल्कुल। से। जिस तरह अच्छा अभी हसनैन ने ये सवाल किया ना कि आपके हस्बैंड जो है उनका भी ताल्लुक किसी फील्ड से है, लेकिन इसके साथ साथ मुझे ये भी पता है कि आपके भाई का ताल्लुक भी, हसनैन इनके भाई का ताल्लुक भी जो है वो इसी फील्ड से है। तो थोड़ा सा अपने बारे में बताएं कि आपको पुलिस ज्वाइन करने में किस तरह से ख्याल आया, कब आपने सोचा कि मुझे ज्वाइनिंग देनी चाहिए, या फिर एक फैमिली का माहौल था तो फिर देखा देखी आपने कहा कि मुझे भी ज्वाइन करना चाहिए? जाहिर सी बात है, उन्हीं को देख के ख्याल आया क्योंकि फैमिली पहले मैंने उन्हीं को देखा था। मेरे परदादा भी पुलिस में थे, लेकिन चूंकि मैंने उनको नहीं देखा हुआ था, वो पाकिस्तान बनने से पहले की बात है। उसके बाद मैंने अपने बड़े भाई को पुलिस की यूनिफॉर्म में देखा था। मुझे मुझे काफ़ी शौक था। फिर जब भाई को देखा तो वो शौक जो था वो पैशन में बदल गया। जब CSS क्लियर हुआ, इंटरव्यू में जब पहुंचे तो फिर मैंने पुलिस सर्विस के लिए वहाँ पर अपनी ऑप्शन दी। सवाल भी मुझसे किया गया कि हमारी सोसाइटी में भी एक्सेप्टेबिलिटी नहीं बनी कि खवातीन पुलिस यूनिफॉर्म पहन के पुलिस में ड्यूटी करें। तो इस किस्म के सवाल तब भी हुए थे। तो मुझे तब से ही आइडिया हो गया था कि ये सवाल मुझे शायद मेरी रिटायरमेंट तक चलता रहेगा कि पुलिस हाँ सर्विस को क्यों ज्वाइन किया, किसको देख के शौक आपको आया, क्या ऐसी बात थी। तो सिंपल सा यही आंसर है कि मुझे अपने भाई को देख के शौक हुआ लेकिन आयशा और उसके आज साथ साथ आपको इस चीज़ बहुत की सारे ख्वाहिश लोग थी देख के ना कि उनको उनको खवातीन शौक पैदा के होगा कि खिलाफ वो जो मुजाहिद पुलिस में आए और पुलिस में आके सर्व करें, क्योंकि खवातीन के लिए रोल मॉडल भी हैं। सो बताइएगा खवातीन के लिए क्या पैगाम देंगे? इस बात के लिए कि आपने मुझे खवातीन के लिए रोल मॉडल कहा। मेरी सारे अपनी खवातीन से गुजारिश है, पैगाम भी है, एक रिक्वेस्ट भी है कि खवातीन अपने खुद पर, अपनी एबिलिटीज पर ट्रस्ट करें। हाँ, हम देखते हैं कि खवातीन घर का काम भी कर रही हैं, बच्चों को भी पाल रही हैं, बाहर की ड्यूटीज भी सर अंजाम दे रही हैं। तो ये कोई आसान चीज़ नहीं है। एक खातून जो हाउस मेकर है, इसका काम दुनिया का सबसे मुश्किल काम है। हम क्या करते हैं कि अगर हम कहते हैं कि जी वही औरत शायद उसका कोई बेनिफिट है जो कमा के लेकर आ रही है, तो हम घर में बैठी खातून को थोड़ा सा अंडर एस्टिमेट कर देते हैं। एग्जैक्टली। तो मैं सबसे पहले उस खवातीन से बात करूंगी कि वो खवातीन जो कि घर में बैठ के काम कर रही हैं, जो घर को बना रही हैं, आपकी जिम्मेदारी, आपकी ड्यूटी किसी भी तरह से मेरी ड्यूटी से कम नहीं है। आपकी जॉब भी उतनी ही टफ है। लिहाजा अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट पर कभी भी कॉम्प्रोमाइज़ मत करें। वो खवातीन जो कि किसी फील्ड में ड्यूटी सर अंजाम दे रही है, चाहे वो मेडिसिन की फील्ड है, चाहे वो पुलिस की फील्ड है, कोई भी फील्ड में ड्यूटी कर रही है, सबसे पहले उनकी अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट आती है। क्योंकि हम जो इस फील्ड में आए हैं ना, हम जो काम कर रहे हैं, हम अपनी एबिलिटीज की बेस पर आए हैं, हमने compete करके आए हैं, हम भी एक प्रोसीजर के तहत आए हैं, वही प्रोसीजर जिसे मर्द हजरात गुजर कर आते हैं। तो कहीं पर भी आपने अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट को लूज नहीं करना, कहीं पर कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करना है और किसी भी चैलेंज से डरना नहीं है। क्योंकि मेरा खुद का ये एक्सपीरियंस है कि चैलेंजेस को अगर हम बड़े खुले दिल के साथ एक्सेप्ट कर लें तो वही चैलेंजेस हमारे लिए अपॉर्चुनिटीज में कन्वर्ट हो जाते हैं। तो लिहाजा खुद पर एतमाद सही। करें। बहुत आयशा आप हमारे साथ मौजूद थी और आपकी एक बात मुझे बहुत अच्छी लगी है कि हर किसी का रोल डिफाइन होता है और आप अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट पर कभी भी कॉम्प्रोमाइज़ ना करें, क्योंकि अगर आप में कोई सलाहियत है तो आप घर में भी मौजूद हैं, वो काम भी सर अंजाम दे रही हैं। अगर हम में कोई सलाहियत है तो हम इस जगह पर बैठे हुए हैं। वंस अगेन थैंक यू सो मच आयशा, आपने मैं ज्वाइन किया। आप बहुत बिजी रहती हैं, उसके बावजूद यहाँ पर लेंगे एक ब्रेक और ब्रेक के बाद आपको मिलवाएंगे दाऊद जी से। स्टे विद अस।
वेलकम बैक खवातीन व हज़रात। अब हम आपकी मुलाकात दाऊद जी से करवाएंगे जो कि आपको आपके सितारों का हाल बताएंगे। वो बताएंगे कि आप का अगला आने वाला हफ्ता कैसा होगा। आप कॉल भी कर सकते हैं, कॉल पे उनसे पूछ भी सकते हैं कि आपका अगला हफ्ता कैसा रहेगा। इसके अलावा हम कोशिश करेंगे कि जो ही वो ज्वाइन करेंगे हम मुल्क की सियासत के हवाले से बात करेंगे। और अब आहिस्ता आहिस्ता जो एक्टिविटीज़ हैं वो स्टार्ट होंगी। सब लोग ईद की छुट्टियां कर कर आ गए हैं, रेस्ट कर लिया है, तो अब थोड़ा सा एक्टिव हो जाएंगे। तो फिर दाऊद जी से हम पूछेंगे कि वहाँ पर किस तरह से क्या माहौल है। इसके साथ साथ हम थोड़ी सी क्रिकेट की बात भी करेंगे। हम कोशिश कर रहे हैं कि दाऊद जी से हमारा राब्ता बहाल हो सके, हम उनको कनेक्ट करने की कोशिश करें। लेकिन ये होता है कभी कभी ऐसी चीज़ें हो जाती है, बड़े बड़े शहरों में छोटे मोटे वाक़यात होते रहते हैं। क्योंकि साल भर दाऊद जी हमारे साथ रहते हैं, तो एक दफ़ा अगर वो नहीं आएंगे तो हम गुजारा कर लेंगे। हम कोशिश करते हैं कि दाऊद जी को जल्द से जल्द कोशिश करेंगे कि आप बस नैन से पूछ लें सितारों का हाल। हाँ, क्योंकि गजल ने जब जाते हुए ना अनाउंस किया कि दाऊद जी हमारे साथ मौजूद होगा, तो हमें कॉल्स का सिलसिला जारी हो चुका था। ऊपर पीसीआर में कॉल रिसीव हुई जी कि आपने दाऊद जी का जिक्र किया, वो सवालात लिखना, लेकिन हमने उनको कहा यार कि दाऊद जी को पहले आने दीजिए, उसके बाद आप लाइव उनसे पूछ लीजिएगा कि क्या बहुत कॉल्स आ रही थी। लेकिन अनफॉर्चुनेटली जब हम अनाउंस कर देते हैं तो उसके बाद फिर दाऊद जी थोड़ा सा जो है कभी कभार गायब हो जाते हैं। तो एक दफा पहले भी ऐसा हो गया था कि जब हमने अनाउंस कर दिया था। इंशाल्लाह नहीं बोला था। मैंने इंशाल्लाह नहीं बोला था। अब मैं कहती हूँ ऑन एयर कि इंशाल्लाह दाऊद जी आ जाए ताकि जो सवालात हैं वो आपके साथ हम किए जा सके। क्योंकि इस वक्त मेरे कान में बताया जा रहा है कि ये भी कॉल आ रही है, वो भी कॉल आ रही है। कुछ सवाल ऐसे हैं जो पहले से भी मौजूद हैं लोगों के। ज्यादातर सवालात क्या होते हैं दाऊद जी से कि नंबर 1 सवाल ये होता है कि मेरी शादी कब होगी, ठीक है, उसका जवाब दाऊद जी देते हैं। फिर ये सवाल होता है कि हम बेरोजगार हैं। हमारा क्या आज मैं आपसे पूछती हूँ, थोड़ा सी आप पेश गोई कर दें। फ्यूचर क्या है पाकिस्तानी क्रिकेट का? ज्यादा आपसे मुश्किल नहीं पूछती क्रिकेट का। हाँ, देखिए जो पाकिस्तान क्रिकेट का फ्यूचर है वो पाकिस्तान जिस तरह हमारा मुल्क चल रहा है, जिस तरह हमारी सियासत चल रही है, जिस तरह आपकी इकोनॉमी है, इसी तरह का है। क्योंकि जब मुल्क सही चल रहा होता है तो आपकी क्रिकेट भी ग्रो करना शुरू हो जाती है। लेकिन अनफॉर्चुनेटली जब मुल्क सही नहीं चलता, ऊपर आप चेयरमैन किसी ऐसे शख्स को लगा देंगे जो दिन के कुछ हिस्से में चेयरमैन पीसीबी होते हैं और शाम के कुछ हिस्से में वज़ीर दाखिला पाकिस्तान होते हैं। तो फिर इस तरह की चीज़ें होंगी। क्योंकि आपको मैं पहले दिन से कह रहा हूँ कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड एक फुल टाइम जॉब है। जब तक आप इसके ऊपर फुल टाइम चेयरमैन नहीं लाएंगे, और फिर वो चेयरमैन जिसको क्रिकेट की समझ हो। हम अनफॉर्चुनेटली कर ये रहे हैं कि मोहसिन नकवी साहब को क्रिकेट की तो इतनी समझ है नहीं, लेकिन वो कभी आकिब जावेद को लाखों रुपए लेके उनको तमाम तर दौड़ संभाल देते हैं, वो थमा देते हैं पाकिस्तान क्रिकेट की। फिर इससे पहले वकार यूनस, फिर उससे बाद अगर बात की जाए बिल्कुल शुरू के अदवार की तो वहाब रियाज उनके साथ मौजूद है। वैसे वहाब रियाज का जिक्र किया जाए तो वहाब रियाज भी उस वक्त स्पोर्ट्स मिनिस्टर भी थे, फिर आपके चीफ सेलेक्टर भी थे, फिर उसके बाद वो हेड कोच भी रहे। और अब आप देखिए कि वहाब रियाज एज ए एंकर पॉडकास्ट में इंटरव्यूज भी कर रहे होते हैं खिलाड़ियों का। सो एक मीम चल रही थी कि जिस तरह इंग्लैंड एंड वेल्स क्रिकेट बोर्ड होता है ना इंग्लैंड में, वो वेल्स को भी साथ मिला के, इसी तरह से पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड एंड वहाब रियाज क्रिकेट बोर्ड इसका नाम रखना चाहिए। अभी आपने वैसे चूंकि हमारा लास्ट मिनट ही चल रहा है तो अब हम दाऊद जी को कनेक्ट नहीं करेंगे, कल मुलाकात कल हम आपसे उनकी मुलाकात करा देंगे। जो सवालात हुए आप रख लीजिएगा। मुझे लास्ट मिनट में आप ये बताएं कि आपको पता है कि अभी रमजान में ही हम डिस्कस कर रहे थे, एक स्कैंडल आया था जो एजेंट्स के हवाले से होता है। तो पाकिस्तान में भी कुछ सीन चल रहा है क्योंकि इंग्लैंड में आया था, वहां पर भी पाबंदी भी लग गई थी। ऐसे पाकिस्तान में तो आपको याद है कि जो मोहम्मद आमिर, आसिफ और सलमान बट वाला इशू हुआ था, वो भी एजेंट के थ्रू ही हुआ था। मजहब मजीद उनका नाम था, उनके थ्रू ये इशू हुआ था। उसके बाद आप देखिए साया कॉर्पोरेशन का इशू हुआ था। ये तमाम तरह इश्यूज हुए थे, लेकिन खवातीन वक्त आज मैंने पेश कोई करवा लिया इनसे। जी हाँ, वक्त खत्म हुआ चाहता है जी। इंशाल्लाह कल के प्रोग्राम में आपसे फिर मुलाकात करेंगे। मुझे गजल को और हमारी पूरी प्रोडक्शन टीम को इजाजत दीजिए। अल्लाह ने के बाद।